नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज एक बार फिर से एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूं जो सबके हृदय के अत्यंत करीब वाला है। काफी बार विवाह के संबंध में जब भी मांगलिक कार्य घर में किया जाता है तो हमेशा विषय आता है मैच मेकिंग का या गुण मेलन का। पति पत्नी के बीच में, वधू वर के बीच में कितने गुण का मेलन होना उचित होता है? क्या 36 के 36 गुण किसी कुंडली में मिलते हैं या इससे पहले किसी की कुंडली में मिले थे? 18 से कम गुण होना कभी अच्छा होता है या बुरा होता है? इसी के साथ काफी बार विषय आता है राक्षसगण और मनुष्यगण का। तो क्या राक्षसगण और मनुष्यगण में अत्यंत विचित्र स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ आते हैं? नाड़ी दोष क्या है? ये नाड़ी के कारण विवाह वर्जित किया जाता है क्या? षडाष्टक दोष क्या है? भ्रुकुट क्या है? नाड़ी दोष का और ब्लड ग्रुप जुड़ने का आपस में कोई संबंध है क्या? क्या नाड़ी दोष के कारण संतति विलंब से होती है? ये सभी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो मित्रों, गुण मेलन को कई जगह पे मैच मेकिंग कहा जाता है, कई जगह पे गुण मिलाप कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि इस ग्रंथ के आधार पर गुण मिलन किया जाता है। इसके अनुसार गुण मेलन में कुल मिला के 8 विभाग होते हैं। इसे अष्टकूट भी कहा जाता है। 9 ग्रह है, 12 राशि है और 27 नक्षत्र है। हर एक का तत्व अलग होता है, हर एक का स्वभाव अलग होता है। इन सभी को मेलजोल करके जो अष्टकूट तत्व बनाया है उसी के अनुसार 1 से लेकर 36 तक गुण का मेलन होता है, जो वधूवर दोनों की कुंडली को मैच करके देखा जाता है। तो ये 8 अलग अलग विषय है या 8 अलग अलग विभाग है जिसके अनुसार गुण मेलन किया जाता है। तो ये विषय कौन से है या विभाग कौन से है, ये पहले हम जानेंगे। सबसे पहले आता है वर्ण, दूसरा आता है वश्य, फिर आता है तारा, फिर योनि, ग्रह मैत्री, फिर गण आता है, फिर भ्रुकुट आता है और सबसे आखिर में नाड़ी आता है। तो ये 8 विभाग को अगर हम काउंट करेंगे 1 से लेकर 8 तक तो टोटल 36 आती है। 36 में से कम 18 गुण का तो मेलन होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे नेचुरल मिलाप या नैसर्गिक मिलाप कहा जाएगा। बाकी का 50% जो है वो आपसी सूझबूझ से या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ हम जरूर गुजार सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि कुंडली मिलाना जरूरी है कि नहीं। ऐसे कितने विवाह होते हैं जो बिना कुंडली मिलाए हुए भी होते हैं। पर मित्रों, ये ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है। तो ये नेत्र हमें सही बात बताते हैं, सही बात सिखाते हैं। तो जी हाँ, कुंडली मिलाना अत्यंत आवश्यक होता है, मिलाना चाहिए। इससे आपसी सूझबूझ पता चलती है, निर्णय क्षमता पता चलती है, प्रेम भावना कैसी होगी वो देखा जाता है, प्रजनन क्षमता देखी जाती है, वैवाहिक जीवन का आयुष्य कैसा रहेगा ये देखा जाता है। जातक आपस में वैवाहिक जीवन में सुखी रहेंगे कि नहीं, ये भी कुंडली मिलाकर या मैच मेकिंग करके देखा जाता है। मैच मेकिंग में पहला विषय आता है वर्ण का मिलाप। ब्राह्मण, क्षत्रिय ऐसे 4 वर्ण है। तो ये वर्ण के अनुसार विकास का क्रम कैसा रहेगा, कर्म का मापदंड क्या रहेगा, ये वधूवर के मैच मेकिंग में हमें पता चलता है। 12 राशि है और 4 वर्ण है। तो ये 12 राशि 4 वर्णों में विभाजित की गई है। वधूवर के अनुसार जिसकी कुंडली का वर्ण श्रेष्ठ रहेगा वो अपने वैवाहिक जीवन में अपने वैवाहिक साथी का, जीवन साथी का मार्गदर्शन करेगा। जिसका वर्ण श्रेष्ठ होगा उसकी निर्णय क्षमता पारिवारिक जीवन में प्रभावी होगी। ये हमें वर्ण मिलाप से पता चलता है। जैसे वर्ण को एक गुण या एक अंक मिलाकर दिया जाता है, तो दूसरा क्रम में विभाग आता है जिसे हम कहते हैं वश्य। वश्य को 2 गुण दिए जाते हैं। जीवन स्तर में प्रेम भावना कैसी रहेगी, परस्पर आकर्षण कैसे रहेगा, ये वश्य के अनुसार पता चलता है। 12 राशियां है
और 5 प्रकार के वश्य बताए गए हैं। तो वो कौन से हैं पहले जानेंगे। पहला आता है द्विपद, फिर आता है चतुष्पद, फिर आता है कीटक, फिर आता है वनचर और 5वां आता है जलचर। परस्पर वश्य के अनुसार 0 से लेकर 2 गुण आपस के मेल में या मैच मेकिंग में दिए जाते हैं। तीसरा विभाग है जिसे तारा कहा जाता है। तारा से परस्पर के भाग्य का या बल का पता चलता है। तारा 9 प्रकार के होते हैं। एक जन्म है, दूसरा संपत है, तीसरा विपत है, क्षेम है, प्रत्यरी है, साधक है, वध है, मित्र है या अति मित्र है। नक्षत्र के अनुसार तारा शुभ होता है या अशुभ होता है यह देखा जाता है। जैसे वधु का नक्षत्र और वर का नक्षत्र ये कितनी संख्या में एक दूसरे के हिसाब से है वो देखकर उसे 9 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो जो बाकी बचेगी उस अनुसार कौन सा तारा है ये पता चलता है। हम विवाह में हमेशा बोलते हैं कि तारा बलन चंद्र बलन तदेव, तारा बल चंद्र बल अनुकूल होना चाहिए। तो यही तारा इसमें देखा जाता है कि वर के जीवन में वधु भाग्यकारी रहेगी कि नहीं। इसी के अनुसार तारा शुभ होता है या अशुभ होता है हमें पता चलता है। चौथा विभाग आता है योनि। ये विभाग में 4 गुण 36 में से देखे जाते हैं। वधुवर के संतति कारक गुण कैसे रहेंगे यह हमें योनि से पता चलता है। नक्षत्र के आधार पर योनि देखी जाती है। 27 नक्षत्र है और 14 प्रकार की योनि है। तो कुछ योनि जो होती है वो आपसी दुश्मन होती है और कुछ आपसी मित्र होती है। जैसे मार्जर और मुशक, बिल्ली और चूहा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। वैसे ही गौ योनि और व्याघ्र योनि वो भी गाय और बाघ एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। इसी प्रकार से अति शत्रु या अति मित्र ये योनि देखी जाती है। काफी बार विषय ज्योतिषों के द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो योनि होती है ये पूर्व जन्म में व्यक्ति कौन सा था, किस योनि में पैदा हुआ था ये देखा जाता है। लेकिन ये सोचना करीब अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार या भारतवर्ष के तत्वज्ञान के अनुसार 84 लाख योनि कही गई है। तो ज्योतिषाचार्य ने केवल 14 ही योनि क्यों ली ये नहीं देखना चाहिए। तो ये सोच या ये विचार मेरे विचार से गलत माना जाता है। योनि जिस प्रकार से होती है, व्यक्तित्व कैसे होगा, उसकी मनोवृत्ति कैसे होगी यह हमें पता चलता है। अगला विभाग है जिसे हम कहेंगे ग्रह मैत्री का। इस मैत्री को 5 गुण 36 में से दिए जाते हैं। आपस में जोड़कर 5 में से कितने गुण का मिलन होता है वो देखा जाता है। तो ग्रह मैत्री क्या है, तो पूरी 12 राशियां है। 12 राशि में से हर राशि किसी न किसी ग्रह के आधिपत्य में आती है। जैसे मेष राशि का मालिक मंगल है, वृषभ का मालिक शुक्र माना जाएगा, मिथुन का मालिक बुध माना जाएगा। इस प्रकार से विस्तार से 12 राशियां अलग अलग ग्रह के अनुसार आती है। तो वर का राशि का स्वामी, राशि का मालिक होने वाला ग्रह और वधु के राशि का मालिक होने वाला ग्रह एक दूसरे के मित्र है कि शत्रु है कि एक दूसरे के लिए सम है, ये देख करके हमें ग्रह मैत्री पता चलती है। उसी के हिसाब से एक दूसरे के प्रति उनकी भावना कैसे होगी यह हमें पता चलती है। या वो मधुर होगी या इन दोनों के बीच में कटुता होगी, यह हमें ग्रह मैत्री के विभाग से पता चलता है। छठा और अत्यंत महत्व का जो विषय आता है एक दूसरे के प्रति, उसे गण कहा जाता है। तो 3 प्रकार के गण होते हैं जो नक्षत्र के अनुसार देखे जाते हैं। एक होता है देवगण, दूसरा मनुष्यगण और तीसरा राक्षस गण। आयुर्वेद के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण की जो प्रकृति से शरीर बनता है या मन का वैचारिक क्षमता बनती है, निर्णय क्षमता बनती है, ये गण के अनुसार देखा जाता है। मनुष्यगण और राक्षसगण ये दोनों के मिलाप में 0 गुण बताए गए हैं। देवगण अच्छा होता है। वधुवर के कुंडली के अनुसार मनुष्यगण और मनुष्यगण एक दूसरे के प्रति अच्छा होता है। दोनों अगर राक्षस गण के रहेंगे तो भी एक दूसरे के लिए अनुकूल होते हैं। गण का कूट हमेशा समान आना चाहिए, न कि विषम। दोनों में अगर समान गण होता है तो गुण अधिक होते हैं, विषम गण होता है तो उस हिसाब से गुण कम होते जाते हैं। इसलिए गुण जो दिए गए हैं गण के लिए वो अत्यंत अनुकूल दिए हैं। 6 गुण दिए गए हैं। तो जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे जीवन में इनका क्रम
और इनकी महत्वता बढ़ती है। आगे का जो विषय है, आगे का जो विभाग है, उसे भ्रुकुट कहा जाता है। वधूवर के गुण मेलन में इसे 7 गुण दिए गए हैं, तो ये उतना महत्वपूर्ण है जीवन में। भ्रुकुट राशि के ऊपर निर्धारित होता है कि वर के राशि से वधू की राशि कितनी दूर है, इससे हमें भ्रुकुट पता चलता है। कुल 6 प्रकार के भ्रुकुट माने गए हैं। इसमें से समसप्तम और नवपंचम ये एक दूसरे के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। जो षडाष्टक योग माना जाता है या षडाष्टक भ्रुकुट माना जाता है, वो एक दूसरे के लिए वर्जित है। अगर भ्रुकुट षडाष्टक है तो विवाह नहीं करना चाहिए। भ्रुकुट से हमें क्या पता चलता है, तो धन की संपदा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति उनके भाव भावना क्या रहेगी, यह हमें पता चलता है। वर के राशि के अनुसार वधू की राशि कौन से नंबर पे या कौन से स्थान पे है, इससे हमें कूट पता चलता है। जिसमें 6 और 8 का कूट होता है, जिसे षडाष्टक योग कहते हैं, वो अनुकूल नहीं है। जैसे कि वर की राशि अगर मेष है और कन्या की राशि अगर कन्या है, तो वो षडाष्टक योग अच्छा नहीं माना जाता। 6 और 8 का वो योग होता है। इस प्रकार से कुछ नियम ज्योतिषियों ने बनाए हैं। जैसे मेष राशि का कन्या के साथ नहीं बनता है, वृषभ राशि का धनु के साथ नहीं बनता है, मिथुन राशि का वृश्चिक राशि के साथ नहीं बनता है, कर्क राशि का कुंभ राशि के साथ नहीं बनता है, सिंह राशि का मकर राशि के साथ नहीं बनता है, और तुला राशि का मीन राशि के साथ षडाष्टक योग अच्छा नहीं आता है। तो षडाष्टक योग में शादियां वर्जित की जाती है। 8वां और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आता है, जिसे नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। वधूवर के मिलाप के अनुसार उसे 8 गुण दिए जाते हैं। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। इस क्रम के अनुसार नाड़ी से हमें क्या पता चलता है, तो प्रजनन क्षमता कैसी रहेगी, वंश वृद्धि कैसे रहेगी, संतति के योग एक दूसरे के प्रति जीवन में कैसे रहेंगे, यह हमें पता चलता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वात ये 3 दोष माने गए हैं। तो नाड़ी जो है वैवाहिक जीवन में, वो ये त्रिदोष को या त्रिदोष का प्रतिनिधित्व करती है। आद्य नाड़ी वात योग से होती है या वात दोष से होती है, मध्य नाड़ी पित्त दोष से होती है और अंत्य नाड़ी कफ दोष से मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वात ये 3 दोष से ही शरीर के आरोग्य का संतुलन होता है या आरोग्य का निर्धारण होता है। इसलिए प्रजनन क्षमता या संतति लाभ ये दोनों विषय में नाड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए नाड़ी दोष विवाह के विषय में देखा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर नाड़ी एक आती है तो विवाह दोष उत्पन्न होता है या विवाह वर्जित करना चाहिए। इसलिए और भी कुछ परिहार होता है। जैसे वधू और वर दोनों का अगर नक्षत्र एक रहेगा तो दोनों की नाड़ी एक आएगी। तो इसमें नक्षत्र एक हो पर चरण अगर अलग अलग है तो विवाह जरूर कर सकते हैं। काफी बार ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जब एक नाड़ी आती है तो आप ब्लड ग्रुप चेक करिए, रक्तगट को मिलाप करके देखिए। अगर वो अलग आते हैं तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। पर मित्रों, आज मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि रक्तगट का या ब्लड ग्रुप का और नाड़ी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ये दोनों अलग अलग विषय है। नाड़ी दोष हमें कफ, पित्त और वात इससे पता चलता है। आयुर्वेद 5000 साल से पुराना है और इसमें नाड़ी दोष के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो 19वीं सदी से आई है। इसमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। रक्तगट देखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आजकल के विज्ञान के अनुसार और शारीरिक क्षमता के अनुसार वधूवर को अपना ब्लड ग्रुप जानना अत्यंत जरूरी है। और ब्लड ग्रुप एक भी आता है तो भी संतति में कोई दोष नहीं है, ये पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर भी बताते हैं। RH फैक्टर नाम का एक विभाग ब्लड ग्रुप में या रक्त में होता है, वो ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। लेकिन ये भी शादी वर्जित करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि संतति प्राप्ति के बाद या प्रेगनेंसी के बाद इंजेक्शन देकर भी वो दोष का निवारण हो जाता है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप चेक करना और ब्लड ग्रुप
अनुकूल है तो नाड़ी दोष कम होते हैं, ये देखना अत्यंत अनुकूल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मित्रों, शादियों में हमेशा कहा जाता है कि विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, या शादी की जो जोड़ियां है वो स्वर्ग में बनती है। बोलने के लिए विषय अनेक है, लेकिन हमें ये अष्टकूट आज समझ में आ गया, तो हमें उचित तरीके से जानकार ज्योतिषियों के पास जाकर इसका गुण मेलन करना अत्यंत आवश्यक है। मैट्रिमोनियल साइट पे या ऑनलाइन किसी ऐप पे आप अगर 2 मिनट में गुण देखकर या मैच मेकिंग करके खुश होते हो, तो ये आप आपके वैवाहिक जीवन के साथ खेलते हो। उचित ज्योतिष की सलाह लेकर ही गुण मेलन करिए, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। शादी या विवाह केवल 2 जीवों का मिलन नहीं है, ये 2 परिवारों का आपस में जुड़ना होता है। इससे ही एक अच्छे समाज की निर्मिति बनती है। आध्यात्मिक, धार्मिक, भावनात्मक गहराई वैवाहिक जीवन में बंधी हुई है। इसलिए उचित जानकारी के साथ मैच मेकिंग करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ये जो अष्टकूट बताया है, मैच मेकिंग बताया है, ये वैवाहिक जीवन की केवल ABCD है। इससे आगे भी ग्रह का मिलाप, ग्रह के दोष, संतति के योग, ये सब चीजें या ये सब विषय वैवाहिक जीवन में आते हैं। इसलिए अगर आप विश्वास करते हैं जन्म कुंडली देखने का, तो दोनों की जन्म कुंडली अच्छी तरीके से मिलाकर आप विश्वास करके ये बंधन को आगे बढ़ाइए। यही शुभकामना मेरी आपके साथ है। वैवाहिक जीवन में मैच मेकिंग के साथ और एक विषय आता है मंगल दोष। मंगल दोष क्या है, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसी विषय के ऊपर इसी चैनल में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो भी पोस्ट किया है। उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। आपके विषय में या आपके मन में इस विषय को लेकर अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं या कभी भी मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी और फोन नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको आज का विषय पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए। इसी के साथ आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। अलग नए विषय के साथ हम फिर से एक बार मिलेंगे। महाजन गुरु जी को आप तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम और नमस्ते।